नमस्कार। इस वक्त आप टाइम्स ऑन भारत पर हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी और शाम के 6 बज गए हैं और वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं उनसे एक सवाल जरूर है और एक कहीं ना कहीं ये एक डर भी है हमारा जो हम उनके सामने रखना चाहते हैं। ना सिर्फ गवर्नमेंट से बल्कि हर राजनीतिक पार्टी से आज ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि जब शादी के समारोह में 200 लोगों की अनुमति है, रैलियों में लाखों की भीड़ पर क्यों खुश होकर नेता ट्वीट कर रहे हैं? क्यों नहीं खत्म करी जा रही है रैलियां? आपको अगर शादी में जाना हो तो आपके पास पाबंदी है क्योंकि तीसरी लहर का कोरोना का खतरा है। ओमाइक्रॉन देश में पैर पसार रहा है। रेस्टोरेंट बंद हैं, स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं। नए साल पे आपकी पार्टी पे सरकार कह रही है कि आप बिल्कुल भी पार्टी ना करें, बाहर ना निकलें, और बिल्कुल जायज बात है, सही बात है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। तो हमारे लिए एक रूल और राजनीति के लिए, राजनेताओं के लिए, चुनाव के लिए एक अलग ही रूल। डिजिटल इंडिया में अगर वर्चुअल रैली जो है वो क्यों नहीं हो सकती? क्यों पॉलिटिकल पार्टी जो इतने बड़े बड़े होर्डिंग बोर्डर लगाती हैं, एलईडी चलाती हैं, वो इसी से कर लें लोगों से बात? आज का हमारा दूसरा सवाल है डॉक्टर्स की स्ट्राइक, जो उसके बीच में मरीजों का जो हाल है। सरकार और डॉक्टर्स अपनी अपनी जगह पर अड़े हुए हैं, उसके बीच में पिस रहा है आम आदमी। उसके ऊपर भी आपके ऊपर जो खबरें हैं वो भी आपको दिखाएंगे, कैसे लोग परेशान हो रहे हैं ये भी आप तक लाएंगे। उससे पहले इस वक्त की 6 बड़ी खबरें। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के बड़े सवाल से। रात में कर्फ्यू तो दिन में रैलियां कैसे? शादियों में अगर सिर्फ 200 लोगों को इजाजत, उनको अनुमति दी जा रही है, तो रैलियों में लाखों की भीड़ कैसे? स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं, तो फिर नेताओं की रैलियों के लिए जो जन सैलाब है उसके लिए क्या गाइडलाइन है? बाजारों के लिए नई गाइडलाइन ऐसे कैसे है कि रैलियों के लिए चाहे जितने लोग ले आओ, कोई टेस्ट की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, और हमें बार बार टीवी बताया जा रहा है कि देखिए कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। कई जगहों पर नो मास्क नो एंट्री का बोर्ड लग गया है, तो फिर नेताजी की रैलियों में नो मास्क नो एंट्री का बोर्ड क्यों नहीं लगता? आम जनता पर सरकार पाबंदी लगा रही है, लेकिन अपनी ही राजनीतिक रैलियों पर, चाहे सरकार हो चाहे विपक्षी दल हो, वो रोक लगाने को तैयार नहीं है। क्यों? सिर्फ गाइडलाइन से क्या कोरोना रुक जाएगा? मतलब आप गाइडलाइन बाकी जगह लगा दीजिए और रैलियों में खूब रिलम पेल रखिए, उससे कोरोना रुक जाएगा? ये जो रैलियां हैं ये तीसरी लहर की सबसे बड़ी सुपर स्प्रेडर इवेंट बन सकती हैं। यही सबसे चिंता का विषय है। ये 5 तस्वीरें सिर्फ यूपी चुनाव की रैलियों की ही नहीं है। ये तस्वीरें सिर्फ इन पार्टियों के जनादेश, नेताओं की लोकप्रियता को ही नहीं दर्शाती, बल्कि ये तस्वीरें कोरोना की तीसरी लहर को आमंत्रण दे रही हैं। चुनाव जीतने के लिए पार्टियां किस तरह इंसानी जान को दांव पर लगा रही हैं, ये तस्वीरें इसका प्रमाण है। ऐसा नहीं है कि नेता कोरोना के खतरे से आगाह नहीं है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि सच जानते हुए भी सभी ने आंखों पर पट्टी क्यों बांध रखी है। उत्साह और उमंग के साथ ही ये समय सचेत रहने का भी है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि पैनिक न करें। हां, सावधान रहे, सतर्क रहे, मास्क उसका भरपूर उपयोग करें। चुनाव का उत्साह है, लेकिन सचेत कोई नहीं, सावधानी और सतर्कता नहीं है, और चेहरे पर मास्क तो बिल्कुल भी नहीं। 2 गज की दूरी क्या होती है लोग भूल ही गए हैं, और ये सब प्रधानमंत्री की रैली में हो रहा है। जीवन और जीविका बचाने का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के तहत आज देश के अंदर कोरोना प्रबंधन का जो बेहतरीन कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीवन और जीविका बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ रैली पर रैली किए जा रहे हैं। कोरोना प्रबंधन को लेकर प्रधानमंत्री के काम की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अपने ही राज्य में दोहरी नीति अपना रहे हैं।
देखिए, ओमिक्रॉन दुनिया में कई जगह पर बहुत फैला है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में नहीं आया। अभी सबसे बड़ा चीज है अनुपयोगी सरकार को हटाना। अखिलेश यादव तो कोरोना को कुछ मान ही नहीं रहे, उन्हें तो बस सरकार बनाने की पड़ी है। अखिलेश जी की पत्नी और बेटी कोरोना संक्रमित हो चुकी हैं। ऐसे में अब तो कम से कम इन्हें कोरोना को गंभीरता से लेना चाहिए, अपनी विजय यात्रा पर रोक लगा देनी चाहिए, चुनावी विजय के लिए लोगों की जान को दांव पर लगाना छोड़ देना चाहिए। It is a potentially very dangerous thing. I think also it's important that we think clearly about our vaccine strategy. So we have to be careful on how we are thinking about vaccinating, and also get ready to accept that we might have to vaccinate everybody else again for this variant with a new booster. राहुल गांधी ने अंग्रेजी में बहुत अच्छी बात कही, कह रहे हैं संभावित रूप से ओमाइक्रॉन खतरनाक चीज है, लेकिन तीसरी लहर की संभावना को नकारते हुए अपनी पार्टी की रैलियों पर रोक ही नहीं लगा रहे। अब नेताओं की इस दोहरी नीति पर कहें तो कहें क्या, बोले तो बोले क्या, बस यही कह सकते हैं कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, क्योंकि ये तो नेताजी हैं, इनसे कोरोना डरता है, इनकी रैलियों में नहीं आता है, सिर्फ रात में निकलता है, और इसीलिए नाइट कर्फ्यू लगाकर जिम्मेदारी की इतिश्री कर दी गई है। अब आपको एक अजीब इत्तेफाक दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने 27 दिसंबर को घोषित करते हुए उद्घोषणा की कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य कोविड-19 प्रभावित है, लेकिन इसी तारीख को अमित शाह हरदोई में रैली करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर में रैली को संबोधित करते हैं, अखिलेश यादव उन्नाव में विजय यात्रा निकालते हैं। मंगलवार को हरदोई में भीड़ देखकर अमित शाह फूले नहीं समा रहे थे। मुझे कुछ जर्नलिस्ट पूछ रहे थे कि अमित भाई, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या होगा? जहां तक नजर पहुंचती है मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं मित्रों। अमित शाह को मुंड ही मुंड दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनकी नजर लोगों के चेहरों पर नहीं गई जहां से मास्क मिसिंग था। उन्हें यह क्यों नहीं समझ आ रहा था कि अगर इसी भीड़ में एक आधा मुंड कोरोना पॉजिटिव निकल गया तो रैली में आया ये रेला संक्रमण के खतरे में आ जाएगा। पीएम की कानपुर की रैली में भी लोग हाथ में भगवा झंडा और सिर पर टोपी लगाकर पहुंच गए, लेकिन अधिकतर लोग मास्क लगाना ही भूल गए। इसी दिन अखिलेश यादव ने भी उन्नाव में अपनी जीत का ऐलान कर दिया। इस बार 22 में उन्नाव से इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। उन्नाव से इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। अखिलेश बाबू, बदलाव होगा या नहीं ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन आपकी इस भीड़ से कोरोना की तीसरी लहर का खतरा जरूर पैदा होगा। इन नेताओं को सोचने की जरूरत है, कोरोना पर दोहरी नीति को ठुकराने की जरूरत है, क्योंकि अगर चुनावी रैलियों की वजह से तीसरी लहर आ गई तो खुद को ये माफ कर पाए या ना कर पाए, जनता इन्हें माफ नहीं करेगी, क्योंकि जनता सब याद रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। चलिए, गुरु प्रकाश पासवान साहब हमारे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, फैजान खान साहब हैं प्रवक्ता बीएसपी के, और डॉक्टर अजीज खान हैं समाजवादी पार्टी से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। गुरु प्रकाश पासवान जी, इलेक्शन कमीशन तो तब हरकत में आएगा जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का या इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाएगी, उससे पहले जिम्मेदारी जो है आपको नहीं लगता सरकार की है? देखिए अंकित जी, हमें ये समझने की आवश्यकता है कि चुनाव कराना, चुनाव पीसफुली इम्पार्शियल कंडक्ट करना, ये इलेक्शन कमीशन का मैंडेट होता है। और चुनाव आयोग हम जानते हैं कि एक स्वायत्त, स्वतंत्र और संवैधानिक संस्थान है, और हम अखबारों में देख रहे हैं, लगातार फॉलो कर रहे हैं कि चुनाव आयोग लगातार सभी रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स, एक चुनाव में स्टेक होल्डर कौन होता है? पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। ओमिक्रॉन की दृष्टि में देखिए तो हेल्थ सेक्रेटरी की बैठक हुई है, राजेश भूषण जी की बैठक हुई है चुनाव आयोग में, और सभी मायनों पे बारीकियां से नजर रखी जा रही है कि भाई क्या होने वाला है, और लगातार सारे के सारे स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के बाद ही कोई निर्णय होगा। और हम एज अ पॉलिटिकल पार्टी और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी हम जानते हैं कि जो भी चुनाव आयोग का निर्णय होगा, जो भी चुनाव आयोग का निर्देश होगा, हम उसको स्वीकार करेंगे। सर, ये अपनी इसको थोड़े से ना लोग टोपी ट्रांसफर टाइप का कह देते हैं, क्योंकि अभी चुनाव आयोग को चुनाव घोषित करने में और बाकी चीजें करने में अभी थोड़ा समय है, तो उससे पहले क्या राजनीतिक पार्टियों की और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी की, जिसकी सत्ता है केंद्र में और
पर उत्तर प्रदेश में भी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? केंद्र सरकार को आके कुछ गाइडलाइंस जारी नहीं करनी चाहिए? पूरे देश में कोरोना को लेकर जो गाइडलाइंस हैं इस वक्त वो केंद्र सरकार जारी करती है। अगर केंद्र सरकार वो गाइडलाइंस जारी करती है तो रैलियों को लेकर कोई गाइडलाइन जारी नहीं करनी चाहिए केंद्र सरकार को? देखिए अंकित जी, ये भी समझना चाहिए कि कोविड आया है, एक अभूतपूर्व संकट है, और इस संकट जैसे ये भारत में पहुंचा तो प्रधानमंत्री जी ने एक अद्भुत नेतृत्व का परिचय दिया था। आज वैक्सीनेशन का आंकड़ा 140 करोड़ पहुंचने वाला है, तो हमें ये समझना है कि केंद्र सरकार संवेदनशील है, केंद्र सरकार सतर्क है, लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट पे मॉनिटरिंग हो रही है। तो ये कह देना कि केंद्र सरकार गाइडलाइन जारी कर दी, केंद्र सरकार देख रही है। केंद्र सरकार ऑलरेडी केंद्र सरकार के कॉग्निजेंस में है, टॉप प्रायोरिटी में यह मामला है। लोगों का स्वास्थ्य, लोगों की सुरक्षा केंद्र सरकार की प्राथमिकता थी, है और आगे भी रहेगी। सर वो रैलियों में देख के लगता नहीं। मैं अपने बाकी गेस्ट पे जाने से पहले आपसे एक सवाल, क्योंकि मैं सबके लिए सवाल लाया हूं, सबसे पहले एक सवाल आपसे और पूछ के फिर जाता हूं समाजवादी पार्टी के अपने मेहमान के पास। आपने पश्चिम बंगाल का पूरा चुनाव देखा, उसमें किस तरीके से हर फेज के बाद कोरोना में क्या गति पकड़ी थी वो सबको पता है, आपको भी पता है। छठे फेज से पहले 22 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी ने फाइनली कहा कि मैं अपनी रैलीज कैंसिल कर रहा हूं। छठे फेज से पहले 6 फेज का चुनाव था, उससे पहले 5 फेज हो गए थे, और उसके बाद हमने देखा कि देश में किस तरीके से दूसरी लहर आई। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, गाइडलाइंस हैं रात की कर्फ्यू की, शादी ब्याह में 200 लोगों के जाने की, दिल्ली में तो खैर 20 लोगों की है, उत्तर प्रदेश में 200 लोगों की है, स्कूल बंद कर दिए, कॉलेज बंद कर दिए। कोरोना सिर्फ वहीं आएगा, पॉलिटिकल रैलीज में नहीं आएगा। नहीं, देखिए पश्चिम बंगाल का आपने उदाहरण लिया, अच्छी बात है। बिहार का उदाहरण लीजिए ना, बिहार का चुनाव तो पहला ऐसा चुनाव था। हम बिहार से आते हैं और बिहार में देखा था कि किस प्रकार कोविड मैनेजमेंट हुआ था। तो क्या आप चुनावों को रैंसम कर देंगे क्या? मतलब मैं यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन एक पॉलिटिकली एक्टिव सिटीजन होने के नाते, एक सक्रिय नागरिक होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में हमारा सबसे बड़ा सॉफ्ट पावर क्या है अंकित जी? हमारी डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी बिना चुनाव के संभव है क्या? तो चुनावों को कोविड रहेगा नहीं, तो चुनाव सर आपने ठीक कहा, चुनाव होने चाहिए, पर गुरु प्रकाश पासवान जी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है ना, तो बाकी सबको आप उम्मीद कर रहे हैं कि लोग घर से बाहर ना निकलें, लेकिन रैलियों में जरूर आए, क्योंकि वो आपको वोट देंगे। कौन सुनिश्चित करेगा इन रैलियों में लोग मास्क लगाकर आए? आप कहें तो एक एक करके आपकी रैलियों की, बीजेपी की रैलियों की तस्वीरें आपको दिखानी शुरू करता हूं। नहीं अंकित जी, देखिए आप चौथा स्तंभ है, आपको पूरा अधिकार है, आपका दायित्व, आपका कर्तव्य है कि आप सवाल करिए राजनीतिक पार्टियों से, लेकिन चुनाव आयोग को भी सक्षम समझिए ना। चुनाव आयोग रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कर रहा है। अरे चुनाव आयोग तक तो बात तब आएगी जब चुनाव घोषित होंगे, उससे पहले पार्टियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। लोग मर जाएं, आपको बस अपना चुनाव अपनी रैली में बड़े दिखने चाहिए। अब लीजिए, आप इस प्रकार से शब्दों का चयन कर रहे हैं कि लोग मर जाएं, इस प्रकार से बोलना चाहिए क्या? एक रिस्पॉन्सिबल, कैसे नहीं बोलना चाहिए सर? रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट हूं, सेकेंड वेव कवर करिए और उन लोगों को रोते हुए देखा है, सड़कों पे मरते हुए देखा है, इस वजह से दुख होता है कि आप लोग अपनी जिम्मेदारी से बचना चाह रहे हैं। क्यों नहीं आप घोषित कर देते बीजेपी सारी रैली वर्चुअल करेगी? देखिए, अब मुझे बोलने का मौका दीजिए अंकित भाई। पूरे देश में ये दंश था, पूरे विश्व में ये दंश था, आपने भी झेला, हमने भी झेला, और मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में टिप्पणी नहीं कर रहा था, लेकिन ये समझना है कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त, स्वतंत्र, संवैधानिक संस्थान है और चुनाव आयोग पे भरोसा रखिए। डॉक्टर अजीज खान, भारतीय जनता पार्टी तो सारी टोपी बीजेपी चुनाव आयोग में ट्रांसफर करेगी, उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन आपके नेता जो हैं अखिलेश यादव जी, वो तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में तो कोरोना है ही नहीं, आपकी रैलियों में कोरोना आएगा ही नहीं, चाहे उनके घर के अंदर कोरोना घुस जाए लेकिन रैली में नहीं आएगा। तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है, या आप भी इस तरह से जिम्मेदारी से बचेंगे जैसे बीजेपी बच रही है? देखिए अंकित जी, हम जिम्मेदारी से बचने वाले लोग नहीं हैं, हम जिम्मेदारी निभाते हैं। हम टोपी इधर का उधर नहीं ट्रांसफर करते हैं, ये बात समझिए। अपनी टोपी अपने सर पे लगाते हैं और लाल टोपी लगाते हैं और रेड अलर्ट करते हैं, एक बात। दूसरी बात मैं यहां बताना चाहूंगा कि देखिए, गुरुप्रकाश जी ने तमाम बातें कही, वही लोग हैं। रात में देश के नाम संदेश होता है, दिन में आप समझिए रैलियों का भंडार। प्रधानमंत्री महोदय, इनके कहने में और करने में, कथनी करनी में अंतर देख। अगले दिन नीति आयोग की रिपोर्ट आती है। तो अखिलेश यादव जी ने रैलियां बंद कर दी हैं क्या? बिल्कुल। अरे भाई बात सुनिए ना सर, लेकिन मैं पूछ रहा हूं क्योंकि वो भी यही बोलेंगे, चुनाव आयोग, समाजवादी पार्टी, आप बोलेंगे ये विजुअल देख लीजिए अखिलेश यादव जी की रैली के, एक राजभर साहब उनके साथ खड़े हैं, 10 आदमी और बस के ऊपर हैं, एक ने भी मास्क लगाया हो, रैली में भी किसी ने मास्क लगाया हो? अरे अंकित जी, मुझे मौका दे सर, मास्क लगाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल प्रिकॉशन लेना चाहिए, मैं उसमें कोई खंडन थोड़ी कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जो बीजेपी के जो चुनावी एम्बेसडर है माननीय मोदी जी, पूरे देश में चुनाव होता रहता, घूम घूम करके चुनाव प्रचार करते हैं, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव प्रचार करने आए हैं, वो दौरान उनके लिए ओमिक्रॉन का कोई मतलब नहीं है। मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं, ये बताइए, दूसरा वेव आपने कवर किया और बिल्कुल आपने ठीक कहा, लाशें दफनाई नहीं जा सकी, ढका गया है, गंगा में बहा है,
800 का ऑक्सीजन 80,000 में बिका है। हाँ। लेकिन उस पर, उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर, अरे अंकित जी ऐसे नहीं काम बंद हो गया, पूरी बात करने दे। उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या काम हुआ? सरकार कितना गंभीर है? उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? केंद्र में सरकार किसकी है? आज ऑक्सीजन का क्या इंतजाम है? हाँ। आज बेड का क्या इंतजाम है? हेल्थ सेक्टर में क्या काम किया? इस पर बात क्यों नहीं हो रही है? बिल्कुल डॉक्टर अजीज खान, उस पर बात होनी चाहिए, पर मेरा सवाल फिर आपसे यही है, बात उस पर जरूर होनी चाहिए, लेकिन आप इंतजार कर रहे हैं कि स्थिति बिगड़े क्योंकि आप ऑपोजिशन में हैं, तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपकी रैली में ओमिक्रॉन से बची हुई हैं, आपकी रैली में ना तो कोविड आएगा, आपकी रैली में ना तो कोई और संक्रमण आएगा, क्योंकि आप तो विपक्ष में हैं, आपकी तो जिम्मेदारी कुछ है नहीं, सरकार की जिम्मेदारी है। वो देखिए अखिलेश यादव लाखों की भीड़ को देख के कहें 22 में बाइसिकल और एक भी आदमी मास्क ना लगाए हो, वहां पर कोरोना नहीं आएगा। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। रूल रेगुलेशन कौन बनाएगा? उत्तर प्रदेश में सीएम साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ। भाई कोई प्रोटोकॉल होता है, कोई नॉर्म होता है, मतलब आपकी लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं है, फॉलो करेगी, पर आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हम इंतजार करेंगे। अखिलेश यादव जो कह रहे थे कि मैं सबसे आखिरी में टीका लगाऊंगा, हम ना तो टीका लगाएंगे और ना ही हम रैलियों में कोई अपनी पहल करेंगे। क्यों नहीं हिम्मत करते अखिलेश यादव, कह देते वर्चुअल रैली करेंगे। अरे सर आप ही बोलिए, फिर आप बोलने ही मत दें। हमने अपनी जिम्मेदारी दूसरे सेकंड वेव में बहुत दिखाई। समाजवादी पार्टी के लोग ही मदद कर रहे थे, और ये तो पश्चिम बंगाल भाग गए थे यहाँ अनाज छोड़ करके उत्तर प्रदेश की जनता को। हाँ। यहाँ लोग मरते रहे, पर यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय ने हालचाल तक नहीं लिया। बहुत बढ़िया सर, आपने सेकंड वेव में अपनी जिम्मेदारी निभाई। मुझे लगता है उसी से आपने सीखा है कि थर्ड वेव में अपनी जिम्मेदारी निभाएं इन रैली में, और जो रैली में खतरा बढ़ा के थर्ड वेव की जिम्मेदारी भी आप निभा रहे हैं आमंत्रित करके कोरोना को। मैं बीएसपी जी के जो प्रवक्ता हैं उनसे पूछना चाहता हूं। फैजान खान साहब, आपने सुन लिया, समाजवादी पार्टी कहती है बीजेपी की जिम्मेदारी है, बीजेपी कहती है इंग्लिश जो इलेक्शन कमीशन है उसकी जिम्मेदारी है, बीएसपी की भी कुछ जिम्मेदारी है, या आप लोग भी उनकी तरह सिर्फ टोपी ट्रांसफर करेंगे? क्या आप पहली पार्टी बन जाएंगे जो कहेगी कि हम बिल्कुल भी वर्चुअल रैली करेंगे? अंकित जी, ना हम बीजेपी और समाजवादी पार्टी की तरह तू में फंसना चाहते हैं, ना हम ऐसी बातें करते हैं। बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी के साथ मिशन भी है और एक डिसिप्लिनरी पार्टी है। आप सबने देखा इस बात को, और मैं तो कहूंगा साफ तौर से कि चाहे वो सरकार हो या विपक्ष हो, इस ओमिक्रॉन, और आपने बहुत अच्छी बात कही, मरते हुए लोगों को देखा है। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष से भी और अपने साथियों से और सरकार से भी, हम ये चुनाव जो करा रहे हैं, जो भी भाजपा के प्रवक्ता कर रहे हैं, किसके लिए करा रहे हैं? जनता के लिए तो करा रहे हैं, जनता की सेवा के लिए तो करा रहे हैं। जब वो जनता मर जाएगी, बिखर जाएगी, तब हम सरकार बना के करेंगे क्या? सरकार उसी जनता के लिए है ना। तो हम तो साफ तौर से कह रहे हैं जो भी गाइडलाइन, मैं तो अभी चुनाव आयोग का नाम नहीं लिया, आपने बहुत अंकित जी बहुत अच्छी बात कही कि चुनाव आयोग का तो रोल होगा जब आचार संहिता लागू हो जाएगा, लेकिन अभी तो सरकार की जिम्मेदारी है। आपकी पार्टी वर्चुअल रैली के लिए तैयार है क्या? बिल्कुल, अगर सरकार के द्वारा और स्वास्थ्य के द्वारा, हमारे साइंटिस्ट के द्वारा ये प्रोटोकॉल दिया गया तो हम उसे सख्ती से पालन करेंगे। इसी अगर के चक्कर में समय निकला जा रहा है, गुरु प्रकाश पासवान जी, इसी अगर के चक्कर में समय निकला जा रहा है। सर आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि वर्चुअल रैली होगा कि नहीं होगा, और मैं आश्वस्त हूं कि आपने गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो चुनाव के प्रभारी, उन्होंने कहा है, ऑफिशियली कहा है कि अगर वर्चुअल रैली की नौबत आएगी तो हम वर्चुअल रैली करने को तैयार हैं। और बिहार का चुनाव में आपको पुनः स्मरण कराना चाहता हूं, उस समय भी बीजेपी ने आगे बढ़ करके कहा था कि हम तैयार हैं, अगर कोई नवाचार होगा, कोई इनोवेशन होगा, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड कैंपेन होगा तो हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन मैं अभी तू में फंसना नहीं चाहता था। समाजवादी पार्टी जानबूझ करके लेकर के आई। वैक्सीनेशन किसने प्रमोट किया अंकित जी बताइए? तो आज 140 करोड़ वैक्सीनेशन लगा है, लेकिन मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, नपुंसक होने वाली वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। क्या ये अप्रोच होता है? क्या किसी भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का, किसी भी जन नेता का ये अप्रोच होता है कि लोगों में वैक्सीन को लेकर के संकोच पैदा करे? हाँ। अखिलेश यादव ने पब्लिकली बोला है, मंच पे बोला है, प्रेस के सामने बोला है कि उसने क्षमा मांगी। अजीज खान साहब से उसका जवाब लेता हूं, पर उससे पहले गुरु प्रकाश जी मुझे ये बता दीजिए, आप भी अगर में फंस रहे हैं, पहल करेगी बीजेपी या नहीं करेगी, या चुनाव जनता से ज्यादा जरूरी है? नहीं, निश्चित रूप से जनता सर्वोपरि है। संविधान में जनता सर्वोपरि होती है, और हमारे चुनाव प्रभारी ने कहा भी है जैसा निर्देश होगा। पॉलिटिकल पार्टीज की बैठक हुई थी चुनाव आयोग के साथ, कंसल्टेशन हुए हैं, जो भी निर्णय होगा हम निर्णय को स्वीकार करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर वही दिक्कत है ना, आप फिर उसी बात पे घूम फिर के आ गए। चुनाव आयोग करेगा, तब तक रैलियां बिल्कुल निर्विरोध चलती रहेंगी, बेरोक टोक चलती रहेंगी। कोरोना बढ़े तो बढ़े, हमारे वोट ज्यादा जरूरी हैं। अजीज खान साहब, आपकी पार्टी पर लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि आपने वैक्सीन हेजिटेंसी बढ़ाई, अखिलेश यादव अपनी रैलीज में मास्क नहीं पहनते, तो फिर आपके ऊपर कैसे हक बनता है आपको बीजेपी के ऊपर हमला करने का, जब आप खुद ही उन कायदे कानून को खुद नहीं मानते? देखिए अंकित जी, पूरी दुनिया आज बूस्टर डोज की तैयारी कर रही है, लगा रही है।
ये भी सिर्फ 62% वैक्सीन लगाया है और प्रचार प्रसार ऐसे कर रहे हैं जितना वैक्सीन की कीमत नहीं है उससे कई गुना ज्यादा विज्ञापन की कीमत। ये वो लोग कह रहे हैं। ये कह रहे हैं साहब आपके नेता ने मना कर दिया कि मत लगाओ। मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि जब मना किया था कोवैक्सीन WHO से अप्रूव्ड नहीं था, उसको लगा करके आप विदेशों में नहीं जा सकते थे। सर विदेश में जा कौन को पा रहा है, पर अभी लगवा लिया है क्योंकि उनके घर में भी कोरोना हो गया था लोगों को। मेरी बात, अरे कोरोना तो किसी को भी हो सकता है। उन्होंने अब लगवा ली वैक्सीन। कोरोना किसी को भी हो सकता है, जिनको वैक्सीन लगी उसको भी हो रहा है, जिसको नहीं वैक्सीन इसीलिए लगी पूछ रहा हूं उसको सर, भी हो मैं रहा तो चिंता के तार पे पूछ रहा हूं कि अब लग गई है वैक्सीन घर में सबके। सर मैं कह रहा हूं ना कि वैक्सीन लगना और ना लगना ये कोरोना ना होने का प्रतीक नहीं है। मैं कह रहा हूं इनकी प्रचार प्रसार देखिए, विज्ञापन देखिए कि किस कदर विज्ञापन, जितना वैक्सीन की कीमत नहीं उससे ज्यादा विज्ञापन की कीमत। एक बात अंकित भाई, अपनी दूसरी बात मैं बड़ा तब जाके हम दूसरी बात पाएंगे। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, आज बीजेपी की स्थिति देखिए, आज ये हर मुद्दे पे फेल है। आज देखिए ये कोरोना पे बात नहीं करना चाहते। कोरोना की क्या स्थिति रही है कि हम ये जानना चाहते हैं, गुरुप्रकाश जी बताएं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना काम किया इन्होंने उत्तर प्रदेश में। लाशें बही हैं गंगा में, लाशें दफनाई नहीं जा सकी हैं। सर यही दिक्कत है मेरी कि आप लोगों को वो लाशें दिखती हैं सिर्फ राजनीति के तौर पर, आपको दिखता नहीं कि वो स्थिति दोबारा आ जाएगी अगर आपकी रैली में, अखिलेश जी की रैली में भी इस तरह से लोगों को नियंत्रित नहीं करा जाएगा, चाहे समाजवादी पार्टी की हो, चाहे बीएसपी की हो, चाहे बीजेपी की हो। कुल मिलाकर सिर्फ बातें करने से और टोपी ट्रांसफर से काम चलेगा नहीं। अगर आपको लगता है, और प्रधानमंत्री अगर खड़े होकर कह रहे थे कि देखिए तीसरी लहर का खतरा है और हमें ध्यान रखना होगा, तो वो ध्यान रखने के लिए मिसाल कायम प्रधानमंत्री जी को करनी होगी, अखिलेश यादव को करनी होगी, प्रियंका गांधी को करनी होगी, मायावती जी को करनी होगी। और नहीं करेंगे तो फिर जनता पे दोष मढ़ने से कुछ हाल चलेगा नहीं। अगर लोगों को आपको वोट देना है तो आपके काम पे वो आपको वोट मिल जाएगा। रैली में लाकर उनको कोरोना संक्रमित करने के खतरे से बचाने की जिम्मेदारी भी आप ही लोगों की है, पॉलिटिकल पार्टीज की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए। हमारी कैंपेन है ये और हम इसको लगातार चलाते रहेंगे क्योंकि हमें लगता है ये दोहरी राजनीति है, ये दोहरे मापदंड है कि सारे रिस्ट्रिक्शन जो है वो जनता पर लगे, स्कूल पर लगे, कॉलेजों पर लगे, लोगों को घर से बाहर निकलने में लगे। और ये बिल्कुल ठीक बात है, लगने भी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन और राजनेताओं के लिए दोहरे मापदंड। ये टाइम्स नाउ की कैंपेन है, से नो टू रैलीज, और लगातार इस सवाल को उठाते रहेंगे। अब बात करते हैं लोगों की, उन लोगों की। मैं कल गया था अस्पताल और वहां पर जब अस्पताल में जाके देखा, डॉक्टर्स की अपनी परेशानी है, सरकार अपनी अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रही है, लेकिन इस सब के बीच में पिस कौन रहा है? आम जनता। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जो है उससे लोग खासे परेशान हैं। खासकर से दिल्ली में मरीजों को लेकर हर दिन परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही है। दिल्ली के ज़्यादातर अस्पतालों के सामने मरीजों को लेकर उनके परिजन खड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें देखने सुनने वाला कोई भी नहीं है। जिन्होंने डॉक्टरों से इलाज की तारीख ले रखी थी वो अब इस इंतज़ार में है कि डॉक्टर उन्हें देखें, लेकिन सरकार और डॉक्टरों के बीच में बातचीत टूट गई है। हड़ताल अभी भी जारी है। कैंसर है, बरेली से यहाँ भेजा है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, बच्चे की हालत गंभीर है। बच्चे को एडमिट रखा था हमने यहाँ पे, और उसके बाद डॉक्टरों ने छुट्टी दे दी कि आप 29 तारीख को आना और इसका ऑपरेशन तब करेंगे। तो अभी अब अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। उन्होंने अभी मतलब डॉक्टर ही नहीं देख रहे अब भैया। ये दिल्ली के चाचा नेहरू अस्पताल का मेन गेट है। सामने बीमार बच्चों को लेकर उनके माता पिता खड़े हैं। सिक्योरिटी ने सबको बता दिया है अस्पताल बंद है। बीमार बच्चों को डॉक्टरों के हड़ताल की असली कहानी नहीं मालूम। उनके माँ बाप को बता दिया गया हड़ताल खत्म होने तक इलाज संभव नहीं है। ये 7 साल का है, इसके पेट में पथरी है, किडनी पे पथरी पहुंच चुकी है, ऑपरेशन बोल रखा है, ऑपरेशन नहीं कर रहे, ब्लड आता है पेशाब में बहुत ज्यादा। ये दिल्ली के किसी एक अस्पताल की कहानी नहीं है। जिस किसी भी अस्पताल की तरफ निगाहें जा रही है, हर तरफ लोगों की एक समान परेशानी है। यहाँ पे 9 दिन बच्चे को एडमिट रखा था हमने यहाँ पे, और उसके बाद डॉक्टरों ने छुट्टी दे दी कि आप 29 तारीख को आना और इसका ऑपरेशन तब करेंगे। तो अभी अब अंदर नहीं जाने दे रहे हैं कि हड़ताल हो चुकी है। किसी को अस्पताल ने इलाज के लिए तारीख दी थी, कोई फिर से बीमार हो गया है तो अस्पताल आया है। किसी के लिए हालात बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन सबके लिए एक ही जवाब है, डॉक्टर हड़ताल पर है, इलाज नहीं हो पाएगा। नहीं दे पाएंगे जी, इसकी मेरे भाई की ना तबीयत सही नहीं रहती है, दौड़े पड़ते हैं, अंदर नहीं जाने दे रहे, एंट्री नहीं है अंदर। कहते हैं बीमारी क्या होता है? दिमाग के दौड़े पड़ते हैं इस पर।
और अभी जरूरत होती है इलाज की, लगातार दिखाना होता है। का इलाज चल रहा है इसका, 3 साल का इलाज बताया था। नहीं अभी तक, आज क्या बोला गया आपको, क्या कहा? मना कर दिया, अंदर जाने की एंट्री नहीं है, हड़ताल चल रही है। अब इस परिवार की भी दर्द सुन लीजिए। पिछले कुछ दिनों से बरेली से दिल्ली तक बच्चे के इलाज के लिए बार बार आते हैं। हर बार एक ही जवाब मिलता है, अभी तो डॉक्टर नहीं है, अगली बार फिर से आई। शिकायत है, कल के लिए आज बोला था, आज भी कोई सुनवाई नहीं है, नहीं खोलने के लिए बोल रहे हैं और बच्चे की गंभीर हालत है। कितनी उम्र है बच्चे की? 2.5 साल। 2.5 साल के बच्चे को आप इस सर्दी में लेकर खड़े हो और यहाँ पर आपको रोज ये बोला जा रहा है कि डॉक्टर्स तो आए नहीं है। नहीं आए, अंदर बोल रहे डॉक्टर ही नहीं है कोई भी। क्या कह रहे हैं? ब्लड कैंसर है, बरेली से यहाँ भेजा है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, बच्चे की हालत गंभीर है। और आपको रोज जवाब क्या दिया जाता है? रोज कह रहे कल खुलेगा, कहाँ तक गरीबी में किराया फूकेंगे। 14 महीने की इस बच्ची के लिए एक एक पल भारी है। हर दिन उसके लिए दिक्कतें बढ़ रही है। कमजोरी की वजह से उसे चक्कर आते हैं। माँ बाप परेशान हैं, लेकिन समाधान कुछ नहीं, क्योंकि डॉक्टर हड़ताल पर है। आज तो बंद है सर ये बिल्कुल। क्या इलाज करवाने, क्या कर? बहुत कमजोरी है, बच्चे को दिखाने आए थे, लेकिन सबने मना कर दिया। कितने साल की बच्ची है? 1 साल 2 महीना हो गया। 1 साल 2 महीने, 14 महीने की सिर्फ बच्ची, उसको इलाज नहीं मिल पा रहा है। कि क्या हुआ, क्या है, नहीं कर पा रहे इलाज? सर जाने कई अस्पताल बदल डाले हैं पर आराम नहीं मिल रहा है। इसको कमजोरी सी फील हो रही, चक्कर के मारे गिर जाता है। फिर भी मतलब अब तक कोई भी अंदर, डॉक्टर ने क्या कहा? मना कर दिया, कहने लगे तारीख तक बंद है। तारीखें बीत जाएंगी, हो सकता है डॉक्टरों की हड़ताल भी कुछ दिन बाद खत्म हो जाए, लेकिन सोचिए भर, इतने दिनों में इन बच्चों का क्या होगा, कैसे इनका इलाज होगा, कैसे फिर से ये पहले की तरह खिलखिला पाएंगे। सवाल ये भी है कि इस गंभीर मुद्दे पर सोचता कौन है, डॉक्टर या केंद्र की सरकार? वरुण भसीन, दिल्ली, टाइम्स नाउ नवभारत। अपनी अपनी मजबूरी का वास्ता देकर डॉक्टर्स भी अड़े हुए हैं और उनकी बात शायद जायज़ बिल्कुल है, लेकिन जनता के बारे में कौन सोचेगा, ये एक सवाल बड़ा है। ये जो आपके साथ में दिखा रहा हूँ, ये अस्पतालों का LNJP जैसे अस्पताल है, करीब 4000 लोग मरीज वहाँ पर लगातार आते हैं। गौरव मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ चंद 4-5 लोगों की आपको हम तकलीफें दिखा पाए। अब आप ये देखिए GTB अस्पताल जिसमें 4000 लोग रोज आते हैं, कितने परेशान होंगे इस वक्त। गौरव, कुछ समाधान निकलने के आसार हैं या स्थिति अभी भी वही है जहां हम कल छोड़कर आए थे? जो हजारों लोग आते हैं यहाँ अस्पतालों में, वो ऐसे ही परेशान होते रहेंगे और स्वास्थ्य मंत्रालय कहेगा हम 6 तारीख को बात करेंगे और डॉक्टर्स अपनी बात मनवाने के लिए इसी तरह से स्ट्राइक करते रहेंगे। बिल्कुल, देखिए अंकित, आपने पूछा कि जनता परेशान है, उसकी कौन सुनेगा, तो जिम्मेदारी ज्यादा सरकार की बनती है, क्योंकि अभी तक जो दिक्कतें फंसी हुई हैं प्रोसीजरल, वो सरकार को ही हल करके निकालनी है। लेकिन ये बात सही है कि अभी तक हड़ताल को लेकर कोई समाधान नहीं निकल सका है। आज हम बड़े वक्त तक अलग अलग रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की मीटिंग में सुनते रहे, देखते रहे और वहां पर अलग अलग तरह के मत आते रहे और अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया। और उसके बाद हो ये रहा है कि एक के बाद एक कई सारे अस्पताल जो दिल्ली के अभी तक इस हड़ताल में शामिल नहीं थे, उन्होंने भी इस हड़ताल में खुद को शामिल कर लिया है। अब सवाल ये है कि किस तरीके से ये पूरा मामला आगे निकलेगा। रेजिडेंट डॉक्टर्स जो आज सुबह अपने हॉस्टल्स के अंदर अलग अलग जगहों पर मीटिंग कर रहे थे, वहां पर उनका ये कहना था कि अगर हमें जंतर मंतर पर अनुमति दी जाए तो हम आगे प्रदर्शन करना चाहेंगे। वो अभी